जय हिंद दोस्तों। आज की वीडियो में हम कुछ सीखेंगे जो पेडागोजी में कुछ टर्म्स यूज़ होते हैं जो कुछ मुश्किल से लगते हैं। इसलिए मैंने उनकी एक अलग वीडियो बना रखी है और आज हम सीखेंगे इन टर्म के बारे में। उम्मीद है इस वीडियो के अंत तक आप काफ़ी कुछ सीख चुके होंगे। जो वर्ड्स जो आपको डिफ़िकल्ट लगते हैं या जो नहीं जानते हो, एक लेवल आपका थोड़ा सा इम्प्रूव होगा। तो मैं सतीश स्वागत करता हूँ आज की वीडियो में। देखते हैं आज का पहला वर्ड है कल्चर। तो कल्चर क्या होता है? आपने इसका नाम जरूर सुना होगा। तो कल्चर आपने ये सुना होगा कि हमारा जो इंडियन कल्चर है, संस्कृति जो है, और यूएस का कल्चर है, इस तरह कुछ आपने नेम सुना होगा, है ना। हमारा कल्चर है सुबह उठना, इस तरह का कुछ सुना होगा आपने, नहाना, है ना। ये कल्चर के अंतर्गत आता है। बिल्कुल आपने ठीक ही सुना है, राइट। तो देखते हैं इसमें कल्चर कैन बी डिफाइंड एज सोशली शेयर्ड बिलीफ। कुछ जो विश्वास होते हैं जिनके बारे में हम मानते हैं कि ऐसी वो एक कल्चर में शामिल हो जाता है। क्योंकि कल्चर एक ब्रॉड एक टर्म है, एक व्यापक है। ये इसको शॉर्ट टर्म में नहीं कह सकते हैं। इसके अंतर्गत बिलीव्स आते हैं, वैल्यूज नॉर्म्स आते हैं, एक्सपेक्टेशंस प्रैक्टिसेस विद इन अ ग्रुप, कम्युनिटी, सोसाइटी। और कल्चर वहीं का बनेगा जहाँ पर कोई सोसाइटी होगी, कम्युनिटी होगी, ग्रुप होगा। जब लोग होंगे, लोगों का समूह जिस चीज़ को मानते हैं वो नियम बन जाते हैं और धीरे धीरे वो एक कल्चर बन जाता है। यहाँ पे एक टर्म यूज हुआ है वैल्यू और नॉर्म्स। वैल्यू कुछ आदर्श चीज़ें होती हैं। मैं इसको एग्जांपल से समझाऊंगा। और नॉर्म्स उसके लिए किए गए कार्य होते हैं। हिंदी में वैल्यू को कहते हैं मूल्य और नॉर्म्स को कहते हैं प्रतिमान। फॉर एग्जाम्पल, जैसे वैल्यू होती है कि हमें बड़ों का सम्मान करना चाहिए, ये एक वैल्यूज़ है। आपको मोरल वैल्यूज़ भी सिखाई जाती हैं स्टूडेंट्स को, बच्चों को। तो नॉर्म्स क्या होते हैं? जैसे कोई वैल्यू है, हमें बड़ों का सम्मान करना चाहिए। अब नॉर्म्स क्या हो जाएंगे? जैसे हम माता पिता के चरण स्पर्श करते हैं, तो ये क्या हो गया? हमारा जो आदर है बड़ों का करना, उसको शो करने के लिए हम वो काम कर रहे हैं, चरण स्पर्श कर रहे हैं ना। हम नमस्ते कर रहे हैं, हम एक पोलाइटली बात कर रहे हैं, तो ये क्या है? नॉर्म्स है। वहीं फॉरेन में क्या होता है? हग करते हैं, गले लगते हैं, है ना। तो वो भी वैल्यू सेम है, लेकिन क्या है? प्रतिमान अलग अलग है। मैं एक और एग्जांपल देता हूँ, क्योंकि प्रतिमान अलग अलग हो सकते हैं एक ही वैल्यू के, राइट। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमारे यहाँ जैसे कोई यूरोपियन कंट्री में आप देखिएगा, कोई यदि महिला होगी, कोई वाइट कलर का कपड़ा पहने हैं, राइट। तो हम उसे बिना सोचे एकदम उसे कॉन्ग्रेचुलेशंस बोल सकते हैं, राइट। क्योंकि हमें पता होता है कि यूरोपियन में क्या है, वाइट कपड़ा कब पहनते हैं? जब वहाँ कोई शादी चल रही होती है ना। कोई फंक्शन हो रहा होता है शादी से रिलेटेड। और हमारे इंडिया में आप समझ ही रहे होंगे कि इसका जस्ट अपोजिट है। कोई शोक व्यक्त करने के लिए कोई किसी की डेथ हो जाती है, राइट, तब वाइट कपड़ा पहना जाता है। तो देखिए वैल्यू वहाँ की चेंज हो गई ना, क्योंकि वहाँ जो है वैल्यू क्या है? कोई अच्छा काम करने के लिए शादी होने पर वाइट कपड़ा पहनते हैं। और हमारे यहाँ नॉर्म्स चेंज हो गए। हमारे यहाँ शादी में रेड पहनते हैं। तो रेड और वाइट ये क्या है? नॉर्म्स हो गए कपड़े पहनना, और वैल्यूज़ क्या हैं? वो सेम हो गई। तो आप समझ गए होंगे, कुछ जो चीज़ें होती हैं, आदर्श चीज़ें होती हैं, उनको किए गए कार्य नॉर्म्स कहलाते हैं। वैल्यूज़ कुछ मोरल चीज़ें होती हैं, और हमेशा ग्रुप में होता है। आगे देखते हैं, दूसरा टर्म है डीपर लर्निंग। आपने इसको सीबीई कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन में देखा होगा कि बच्चों में हमें डीपर लर्निंग क्या है, ये विकसित करनी है। तो डीपर लर्निंग इज एन अम्ब्रेला टर्म फॉर स्किल नॉलेज दैट स्टूडेंट मस्ट possess टू सक्सीड इन 21st सेंचुरी जॉब एंड सिविक लाइफ। तो ये एक अम्ब्रेला का काम करता है। अम्ब्रेला का सीध आपको पता होगा, अम्ब्रेला टर्म का मतलब होता है जिसमें बहुत सारी चीज़ें समाहित हो जाती हैं। हिंदी में आप समझ सकते हैं, एक होता है गागर में सागर भरना, है ना। एक चीज़ में बहुत सारी चीज़ें समाहित हो जाएंगी, इसे कहेंगे हम डीपर लर्निंग, है ना। वो डीप में चला जाए पढ़ाई में, उसे कॉन्सेप्ट का नॉलेज हो। तो क्या है कि स्किल और नॉलेज जो है स्टूडेंट में बहुत ज़रूरी होता है आज के 21st सेंचुरी में, जॉब्स के लिए और सिविक लाइफ जो लाइफ है जीने के लिए। डीपर लर्निंग फ्रेमवर्क इंक्लूड 6 कम्पिटेंसी। अब इससे हमें पता चलेगा कि किस तरह से डीपर लर्निंग होगी। क्या है उसमें? 6 कम्पिटेंसी होनी चाहिए, बहुत अनिवार्य है। कौन कौन सी है? मास्टर कोर एकेडमिक कंटेंट, जो एकेडमिक का कंटेंट है ना, सिलेबस है, वो उसका नॉलेज होना चाहिए, मास्टर होना चाहिए। थिंक क्रिटिकली, वो लॉजिकली सोचने लगे। सॉल्व कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स, और वर्क कोलेबोरेटली, वो जो बच्चा होगा स्टूडेंट, वो ग्रुप में भी काम करना सीख जाए, है ना, और सोचना सीख जाए लॉजिकली।
कम्युनिकेट इफेक्टिवली, उसका जो कम्युनिकेशन हो वो अपनी बात को इस तरह से रखे ताकि सामने वाले तक पहुंच पाए उसी अर्थ में जिस अर्थ में वो बोलना चाह रहे हैं, राइट। तो कम्युनिकेट इफेक्टिवली का यही अर्थ होता है। लर्न हाउ टू लर्न, क्योंकि धीरे धीरे आगे चल के जब वो बड़ा होगा तो उसे क्या होगा कि हर टाइम पे एक टीचर नहीं रहता है। टीचर का रोल एक आपकी 12th क्लास तक रहेगा, उसके बाद कॉलेज आ जाता है। उसमें ये गुण आना जाना चाहिए कि वो कैसे सीखेगा आगे, है ना। सीखना आ जाना चाहिए उसे कि वो आगे कैसे पढ़ाई करेगा खुद से ही, सेल्फ जिसे कहते हैं, सेल्फ रेगुलेशन, सेल्फ लर्निंग, ये जो टर्म यूज हुए हैं। डेवलप एकेडमिक माइंडसेट, और उसके अंतर्गत एक एकेडमिक माइंडसेट उसमें डेवलप हो जाए ताकि वो सेल्फ जो है, सेल्फ रेगुलेशन वर्ड आपने सुना होगा। तो टीचर जो है उसे एक फैसिलिटेटर का काम करे, वो बच्चा खुद ही लर्न करे उस माहौल में रहते हुए। तो देखते हैं अगला टर्म क्या है। ये है डेमोन्स्ट्रेटेड मास्टरी। तो इसमें क्या है, एक प्रदर्शन है। मास्टरी आपने स्किल समझा होगा ना, कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन में देखा होगा कि आप उसे मास्टरी जो है स्किल्स में आ जाए। तो स्टूडेंट इज सेड टू हैव डेमोन्स्ट्रेटेड मास्टरी इन ही सी एग्जिबिट्स प्रोफिशिएंसी ऑफ लर्निंग ऑब्जेक्टिव। जो लर्निंग के ऑब्जेक्टिव हैं, हमारे लर्निंग गोल हैं कि क्या सीख ले बच्चा, उसमें वो मास्टरी जो है हासिल कर ले। और एग्जिबिट्स प्रोफिशिएंसी, वो उसका प्रदर्शन भी कर पाए। प्रदर्शन का मतलब कि वो तो एक असेसमेंट जब हो तब भी वो साबित कर पाए, और जहाँ भी वो रहे वो दिखना चाहिए कि उससे वो चीज़ें आ रही हैं, सिर्फ एग्जाम में ही नहीं। तो ये हो जाता है डेमोन्स्ट्रेटेड मास्टरी। अगला टर्म है, ये है डिस्पोजिशन। डिस्पोजिशन का इससे हिंदी अर्थ होता है स्वभाव, हमारा व्यवहार। हम जब लोगों के सामने किसी से पोलाइट बात करते हैं, राइट, टीचर के लिए दूसरा होता है ना। जब हमारा दोस्त होता है उससे हम दूसरे तरह का रखते हैं, स्वभाव कहलाता है। तो स्वभाव क्या होता है, डिस्पोजिशन क्या होता है, रिकरेंट बिहेवियर, थिंकिंग, इमोशनल पैटर्न। रिकरेंट का मतलब बार बार कोई हम जब व्यवहार करते हैं तो वो हमारा स्वभाव बन जाता है। जैसे हम हमेशा नम्रता से बात करते हैं, पोलाइटली बात करते हैं, तो पोलाइटली बात करना हमारा क्या बन जाता है, स्वभाव बन जाता है। थिंकिंग, इमोशनल पैटर्न दैट डिस्टिंग्विश एन इंडिविजुअल फ्रॉम अदर्स, और वही चीज आपको दूसरों से क्या करती है, डिस्टिंग्विश, अलग बनाती है। स्वभाव, स्वभाव क्या होता है, कोई बार बार व्यवहार आप कर रहे हो, आपकी थिंकिंग, आपका इमोशनल पैटर्न जो आपको दूसरों से अलग बनाता है, वो आपका स्वभाव है, डिस्पोजिशन है, राइट। आगे बढ़ते हैं। अगला टर्म है फिक्स्ड माइंडसेट। फिक्स से समझ गए होंगे, एक आपने माइंडसेट बना लिया है फिक्स, और वो क्या है, ये हमने कहाँ पढ़ा था, आपने पढ़ा था सीबीई में कि ट्रेडिशनल जो सिस्टम था एजुकेशन का और करंट है, उनमें डिफरेंस पढ़ा था आपने, कि पहले एक फिक्स्ड माइंडसेट हुआ करता था। आप देख सकते हैं इसका जो डिटेल है। Fixed mindset is a belief that basic quality like intelligence or talent are simply fixed trait and there is no way to change them। ये कहा जाता है कि जो आपकी इंटेलिजेंस है और टैलेंट आपका है वो फिक्स है, वो जेनेटिकली आता है, और जो बचपन में एक बार आप पैदा होने के बाद आप में है तो वो आप में फिक्स है, उसे चेंज नहीं किया जा सकता है। आपके अंदर अलग से टैलेंट नहीं लाया जा सकता। ये किस में मानते थे, ये ट्रेडिशनल सिस्टम में मानते थे, और कुछ रिसर्चेस आज भी इसे कहती हैं, राइट। लेकिन मोस्टली जो है एजुकेशन में जो अब अभी का सिस्टम है, कंपिटेंसी बेस्ड एजुकेशन है, वो इसको नहीं मानती। और ये कॉन्सेप्ट किसके द्वारा एक्सप्लेन किया गया था, जो कैरोल ड्वेक हैं, एक साइकोलॉजिस्ट हैं। आप इसको याद भी कर सकते हैं, कई सारी चीज़ें इनकी एक बुक है माइंड सेट। तो माइंड सेट एक बुक है इनकी, फेमस हुई है द न्यू साइकोलॉजी ऑफ सक्सेस, इस नाम से फेमस हुई है इनकी बुक। आगे देखते हैं, ये है फॉर्मेटिव असेसमेंट। आपने दो चीज़ें पढ़ी होगी, एक होता है समेटिव असेसमेंट, एक फॉर्मेटिव। फॉर्मेटिव का मतलब होता है जब हम स्टार्टिंग में कोर्स के या बीच में लेशन में कोई हम टेस्ट लेते हैं, इसलिए लेते हैं ताकि उनकी कमियां पता चल जाएं। और समेटिव का मतलब होता है, समेटिव का मतलब होता है लास्ट में, जब आपके कोर्स के पूरे लास्ट में, जब सेशन के एंड में लेते हैं, उसे समेटिव असेसमेंट कहते हैं, राइट। तो फॉर्मेटिव असेसमेंट का जो है ये दिया गया है सीबीई में। फॉर्मेटिव असेसमेंट refers to a wide variety of method and teachers used to conduct in process evaluation, student comprehension, learning needs and academic progress। ये सारी चीज़ें जो इसी की हैं असेसमेंट की, कि comprehension, learning need, academic progress ड्यूरिंग अ लेसन, यूनिट और अ कोर्स। मतलब कोर्स के दौरान जब हम ले रहे हैं उसे फॉर्मेटिव बोलेंगे, और लास्ट में जब हम लेते हैं उसे समेटिव बोलेंगे।
ये है ग्रोथ माइंडसेट। अभी आपने फिक्स्ड माइंडसेट पढ़ा है, ग्रोथ माइंडसेट। तो ग्रोथ माइंडसेट इज बिलीव दैट वन कैन लर्न मोर और बिकम स्मार्टर इफ वन वर्क हार्ड एंड preserves द कंसेप्ट ऑफ अ ग्रोथ। इसमें ग्रोथ माइंडसेट क्या है, एक था फिक्स माइंडसेट जो ट्रेडिशनल एजुकेशन में था, और अभी क्या है ग्रोथ माइंडसेट। वो बिलीव किया जाता है कि यदि कोई सीखता है डे बाय डे, तो पहले से ज़्यादा स्मार्ट हो जाता है यदि वो क्या करता है, वर्क हार्ड एंड परजर्व्स। इस पे परजर्वरेंस ये बिन करके बना है। परजर्वेंस का मतलब होता है एक कंसिस्टेंसी, मतलब कि कंटिन्यू प्रयास करना एक परजर्व्स कहलाता है, राइट। तो वो ऐसा यदि करता है तो वो क्या है, ग्रोथ माइंडसेट है, ये ग्रोथ माइंडसेट है, राइट। आगे देखते हैं, माइंडसेट वाज डेवलप्ड बाय साइकोलॉजिस्ट। ग्रोथ माइंडसेट का ये दिया है किन्होंने, अभी हमने पढ़ा है कैरोल डवेक, और इनकी एक बुक है माइंडसेट द न्यू साइकोलॉजी ऑफ सक्सेस, राइट। अब देखते हैं नॉलेज क्या है। नॉलेज जो टर्म है ये कॉन्सेप्चुअल है। नॉलेज इज अ कॉन्सेप्चुअल एंड थ्योरेटिकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ सब्जेक्ट। कोई सब्जेक्ट है, उसमें कोई कॉन्सेप्ट है जो वो सिखाना चाहता है, और जो लिखा हुआ है, तो इसकी समझ जो होती है वो क्या कहलाती है, नॉलेज कहलाती है। कोई भी सब्जेक्ट हो सकता है वो। लर्निंग नीड, मैंने बताया लर्निंग नीड हम कहाँ यूज़ किया है अपन ने, लर्निंग नीड यूज़ किया हमने असेसमेंट में, क्योंकि जब हम असेसमेंट करते हैं उससे बच्चों की लर्निंग नीड पता चल जाती है या गैप पता चल जाता है, जिसको फुलफिल करने के लिए हम आगे कार्य करते हैं। लिखा हुआ है इसका, द गैप बिटवीन लर्नर्स करेंट लेवल ऑफ नॉलेज एंड स्किल एंड द लेवल ऑफ नॉलेज एंड स्किल रिक्वायर्ड। जो अभी करंट में नॉलेज और स्किल का लेवल है, और जो हमें करंट में चाहिए उस बच्चे में, तो उसके बीच में जो अंतर है, डिफरेंस है, वो कहलाता है लर्निंग नीड, है ना। और ये असेसमेंट के थ्रू ही हमें पता चलती है। टू परफॉर्म अ टास्क और सेट ऑफ अ टास्क। लर्निंग आउटकम क्या होते हैं, आपको पता होंगे, आपने जब आपने ये कोर्स किया होगा डीएलएड बीएलएड, या तब आपने लेसन प्लान में एक लर्निंग आउटकम वर्ड जरूर सुना होगा, है ना। लर्निंग आउटकम वो होता है कि फॉर्मल स्टेटमेंट है ये, जो हमें बताता है कि स्टूडेंट जो है वो क्या करने योग्य हो जाएगा जब कोई उन्हें टॉपिक पढ़ाया जाएगा। हम टॉपिक कोई ले रहे हैं, टॉपिक के बाद हम क्या उनसे एक्सपेक्ट करते हैं कि क्या चीज़ें वो सीख जाएंगे। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, जैसे हिंदी में आपने एक खरगोश और एक कछुए वाली कहानी जरूर सुनी होगी। तो यदि कोई चैप्टर हम पढ़ा रहे हैं तो इसके लर्निंग आउटकम्स क्या होते हैं, इसके लर्निंग आउटकम ये होते हैं कि जब भी कोई कहानी होता है, एक तो ये होता है कि बच्चे पढ़ना सीख जाते हैं, है ना। तो रीडिंग कंपिटेंसी डेवलप होती है ना। और रुक रुक के ठहराव के साथ पढ़ना जो कहलाता है, आपको पता होगा कविता और कहानी में डिफरेंस होता है। कविता में पढ़ना पड़ता है लयबद्ध, है ना, वाचन, और इसमें क्या करना पड़ता है, इसमें ठहराव के साथ साथ वाचन करना पड़ता है कहानी में। और क्या होगा इसका लर्निंग आउटकम, कि आपको पता होगा जो कछुआ और खरगोश, ये हमें सिखाते हैं कि हमें एक परसेवरेंस रखना है, कंटिन्यू मेहनत करते रहना है ना, और घमंड नहीं करना है। तो ये भी एक क्या है, लर्निंग आउटकम है कि इसकी समझ बच्चे बच्चे में डेवलप हो रही है। आगे है लर्निंग पाथवे। तो बच्चा, ये इंडिविजुअली से रिलेशन है इसका, कि लर्निंग एक्सपीरियंस दैट इंडिविजुअल स्टूडेंट कंप्लीट एज दे प्रोग्रेस इन देयर एजुकेशन। तो बच्चे की प्रोग्रेस से रिलेशन है इसका, कि लर्निंग पाथवे किस लेवल पे है वो लर्निंग के। अगला टर्न है लर्निंग साइंस। तो लर्निंग साइंस मैंने बताया है कि लर्निंग सीखने के बारे में स्टडी करना लर्निंग साइंस कहलाता है। लर्निंग से साइंस इज कंसर्न विद द इंटरडिसिप्लिनरी इम्पेरिकल, इम्पेरिकल का मतलब होता है जिसने प्रयोगों से हमने सिद्ध किया है, इन्वेस्टिगेशन ऑफ लर्निंग एज इट एग्जिस्ट इन रियल वर्ल्ड सेटिंग्स। मतलब कि रियल वर्ल्ड जो है उनका यूज़ करते हुए जो हम स्टडी करते हैं लर्निंग की, सीखने की, वो लर्निंग साइंस कहलाती है। एक है लर्निंग स्टाइल। लर्निंग स्टाइल क्या है, सेट ऑफ फैक्टर बिहेवियर एटीट्यूड फैसिलिटेट लर्निंग फॉर इंडिविजुअल इन अ गिवन सिचुएशन। तो किसी एक, ये इंडिविजुअल चीज़ है लर्निंग स्टाइल, हर एक व्यक्ति का सीखने का अलग अलग तरीका होता है, और वो किस पे डिपेंड करता है, बिहेवियर एटीट्यूड फैसिलिटेट लर्निंग फॉर एन इंडिविजुअल इन अ गिवन सिचुएशन। अब एक टर्म आता है लाइफ लॉन्ग लर्निंग का। ये हमने काफ़ी सुना है कि कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन का एक ऑब्जेक्टिव ये भी है
बच्चे में हम लाइफ लॉन्ग लर्निंग का एक कॉम्पिटेंसी डेवलप कर सकें। ये एक एक्टिविटी होती है, क्योंकि लाइफ लॉन्ग लर्निंग का मतलब एक एक्टिविटी है ये, जो हमेशा वो सीखता रहता है। तो वो क्या है कि पीपल परफॉर्म थ्रू आउट देयर लाइफ, इम्प्रूव देयर नॉलेज, स्किल्स एंड कम्पिटेंसी इन अ पर्टिकुलर फील्ड। किसी एक फील्ड में जा रहा है, वो हमेशा कंटिन्यू क्या कर रहा है, नॉलेज और स्किल को इम्प्रूव कर रहा है। तो इसका मतलब उसमें लाइफ लॉन्ग लर्निंग का जो कम्पिटेंसी है वो डेवलप हो चुकी है। गिवन सम पर्सनल, सोसाइटल और एम्प्लॉयमेंट रिलेटेड मोटिवेस, ये हो गया। अगला है पेडागॉगी। तो पेडागॉगी आपने बहुत इसकी डेफिनेशन पढ़ी होंगी। एक सिंपल ये है कि द आर्ट एंड साइंस ऑफ टीचिंग। तो पढ़ाने की जो कला है, जो इसके पीछे जो विज्ञान है ना, वो कहलाता है पेडागॉगी। पेडागॉगी हमारे सब्जेक्ट में भी है, इसमें सिलेबस में है। रूट लर्निंग क्या कहलाती है? रूट लर्निंग का सीधे सीधे जो हिंदी में अर्थ होता है, रटना होता है। ये पुराने सिस्टम में था, ट्रेडिशनल में, राइट। रूट लर्निंग इज अ मेमोराइजेशन इंफॉर्मेशन बेस्ड ऑन रिपीटिशन। आपको बताएं ये रटना क्या होता है? कोई भी हम कंटेंट पढ़ा रहे हैं, वो हमने लिखवा दिया और उसको हम बोलते हैं कि आप बार बार उसे रिपीट करो। तो जो ये क्या है, रिपीटिशन है, यही रूट लर्निंग कहलाते हैं। रिपीटिशन के थ्रू उनमें कॉन्सेप्ट डेवलप करना, रिपीटिशन, जो कि एक अच्छी जो है टीचिंग नहीं मानी जाती, रूट लर्निंग। जैसे हम अल्फ़ाबेट है, नंबर्स एंड मल्टीप्लिकेशन टेबल्स। अब आप कहेंगे कि ये जो रूट लर्निंग है, इसी को तो हम लर्निंग भी कहते हैं ना, कि याद करें कैसे करेंगे बच्चे यदि उसे हम बार बार रिपीट नहीं करेंगे। क्योंकि जैसे मल्टीप्लिकेशन टेबल है, आपने जैसे एक अभी बीच में कॉन्सेप्ट आया था लर्निंग बाय डूइंग, है ना, ये बहुत फेमस हुआ था। तो ये मतलब बच्चों को कह दिया गया था बिल्कुल आपको याद करवाना ही नहीं है ना। तो हम जो टीचर्स ने क्या किया कि उन्होंने टेबल्स अल्फ़ाबेट कुछ याद भी नहीं करवाए, सिर्फ एक्टिविटी करवाई, जिससे उनमें क्या है, याद भी नहीं कर पाए वो। तो बीच में एक कॉन्सेप्ट आया, जो है गवर्नमेंट ने कहा कि इन्हें लर्न भी साथ साथ होना चाहिए। लर्निंग बाय डूइंग के साथ साथ इन्हें मेमोराइज भी होना चाहिए चीज़ों को। तो मल्टीप्लिकेशन उन्हें हाँ रिपीट तो करना है, क्योंकि रिपीट करने से ही याद होंगे। लेकिन जब हम समझाएंगे तो उसके कई तरीके होंगे, हम पिक्चर्स के थ्रू दिखाएंगे, है ना, अलग अलग पिक्चर्स दिखाएंगे, जिससे कॉन्सेप्ट डेवलप होगा और एक दो बार में ही उन्हें याद हो जाएगा, है ना। सिर्फ रिपीट करवा करके हमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं याद करवाना, उन्हें हम चीज़ों को दिखाएंगे, प्रैक्टिकल करवाएंगे, उसके साथ साथ उन्हें रिपीट भी करवाएंगे एक दो बार, तो क्या हो जाएगा, अच्छे से कॉन्सेप्ट बैठ जाएगा उनके दिमाग में। स्किल क्या होती है? स्किल को मैंने बहुत अच्छी तरह से आपको बताया था कि हमेशा ये ट्रेनिंग एक्सपीरियंस से आती है। स्किल इज अ मीजरेबल ऑब्जर्वेबल प्रोफिशिएंसी दैट इज लर्न ड्यू टू ट्रेनिंग और एक्सपीरियंस। मैंने आपको क्या बताया था? एबिलिटी बताया था टर्म, है ना, और बताया था कैपेसिटी, बताया था कैपेबिलिटी, बताया था और स्किल बताया था। कि फॉर एग्जांपल कोई जो है कोई अच्छा खेलता है, कोई खेलता है तो उसमें क्या है, एबिलिटी है खेलने की, वो एक बहुत अच्छा खेलेगा, हो सकता है जीत जाए इस बार, अच्छा खेलता है तो कैपेबिलिटी है। और कई बार वो प्राइज जीत चुका है और फेमस हो चुका है, इसका मतलब एक्सपीरियंस भी आ गया उसे अच्छा खेलने का, तो वो क्या है, स्किल्ड है, वो स्किल कहलाती है। स्टूडेंट एजेंसी। स्टूडेंट एजेंसी को मैंने बताया है कि बच्चों का ग्रुप होता है, बच्चों को ही कहते हैं। और किन बच्चों को कहेंगे? जहाँ पर बच्चों की ओनरशिप है टू द स्किल and the level of autonomy that a student has to shape their learning experience। बच्चों को थोड़ी हम फ्रीडम देंगे, ताकि हम बच्चों कोई काम हम दे रहे हैं बच्चों को, और उन्हें ग्रुप में खुला छोड़ दे रहे हैं कि वो खुद के एक्सपीरियंस से काम करते हैं, तो ये स्टूडेंट एजेंसी के अंदर आता है, राइट। अब ये वर्ड आ गया, आपने फॉर्मेटिव पढ़ा था असेसमेंट, ये है समेटिव असेसमेंट। ये क्या है? समेटिव असेसमेंट आर यूज टू इवेलुएट स्टूडेंट लर्निंग स्किल, एकेडमिक अचीवमेंट, राइट, एट द एंड ऑफ अ प्रोजेक्ट यूनिट कोर्स। कोई कोर्स चल रहा है, यूनिट चल रही है, कोई एंड ऑफ द प्रोजेक्ट चल रहा है, तो लास्ट में जो हम क्या करते हैं, असेसमेंट करते हैं, वो कहलाता है समेटिव। और हर एक असेसमेंट में हम उसकी अंडरस्टैंडिंग, है ना, लर्निंग स्किल, ये सब क्या करते हैं, चेक करते हैं। तो आज यहीं तक थे आज के टर्म्स ये। उम्मीद है आपको एक एक टर्म आपको समझ में आए होंगे। यदि आपको कोई टर्म समझ में नहीं आया है, रह गया है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, जब एग्जाम में आपके क्वेश्चंस आएंगे और ये टर्म आएंगे, तो आपको ये टर्म परेशान नहीं करेंगे, बल्कि आप और अच्छे से, यदि आपको एक्सप्लेनेशन पता है, तो आप एकदम करेक्ट आंसर पे वहाँ पे टिक करके आएंगे। तो यदि कोई नहीं आया तो आप कमेंट में ज़रूर मेंशन कर दीजिएगा,
नेक्स्ट वाले वीडियो में ज़रूर मैं उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। उम्मीद है काफ़ी कुछ आपको सीखने को मिला होगा। यदि आप को लगता है कि आपकी ये जो मेरी बनाई हुई वीडियोस हैं आपको काम आने वाली हैं, आपको समझ आती हैं, तो ज़रूर हमारी वीडियोस लाइक करिए, क्योंकि आपके लाइक कमेंट से हमें बहुत एक मोटिवेशन मिलता है अगली वीडियोस बनाने के लिए। और हमारा चैनल भी ज़रूर सब्सक्राइब करिए, क्योंकि आगे ऐसी ही वीडियो आपके जो नोटिफिकेशन में आती रहे और टाइम से आपको पता चलता रहे, राइट। और अपने दोस्तों को शेयर भी करिए जो आपके केवीएस की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी के हैं, क्योंकि आपको पता ही है जो मैं पढ़ा रहा हूँ पेडागॉगी है, वो किसी एक पोस्ट पे नहीं आना है। वो तीनों जो पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी, तीनों पोस्ट में इक्वल रूप से ये आनी है। तो आप अपने दोस्तों को भी शेयर करिए। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।